90s में आई एक फिल्म जिसे लोगों ने खूबसूरत लव स्टोरी समझकर बहुत सराहा। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इस फिल्म का सबसे फेमस सीन असल में सबसे अनकंफर्टेबल सीन था। एक सीन जिसे करने से संजय दत्त जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर ने भी मना कर दिया था। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था उस सीन में जो कैमरे पर आसान दिखा लेकिन असल में इतना भारी था। आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ें। 1991 सिनेमा का वो दौर जब कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती थीं, महसूस कराई जाती थीं। और उसी दौर में आई एक फिल्म सड़क। थिएटर के बाहर लंबी लाइनें, अंदर सन्नाटा और स्क्रीन पर एक लव स्टोरी जिसने लोगों के दिल तो जीते लेकिन उसके पीछे की सच्चाई आज भी सवाल छोड़ जाती है। इस फिल्म में थे संजय दत्त, एक ऐसा नाम जो तब तक इंडस्ट्री में जम चुका था, और उनके साथ थी पूजा भट्ट, नई, नाजुक और अपने करियर की शुरुआत में। और इन दोनों के बीच खड़े थे महेश भट्ट। जी हाँ, वही ठरकी महेश भट्ट जिसकी अपनी सोच ही सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रही है। तो अब यहाँ से कहानी फिल्मी नहीं, बहुत अजीब हो जाती है। एक सीन, सिर्फ एक सीन, लेकिन इतना भारी कि एक एक्टर भी पीछे हट जाए। किसिंग सीन। हाँ, वही सीन जो फिल्मों में आम बात माना जाता है, लेकिन इस बार मामला सीन का नहीं, रिश्ते का था। संजय दत्त ने साफ मना कर दिया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए पूजा भट्ट कोई को स्टार नहीं थी, वो उनके लिए छोटी बहन जैसी थी। 23 साल का एज गैप, बचपन से उसे बड़े होते देखा। अब उसी लड़की को कैमरे के सामने किस करना उनके लिए एक्टिंग नहीं, एक अंदरूनी टकराव था। लेकिन क्या फिल्म इंडस्ट्री में किसी की भावनाएं इतनी मायने रखती हैं? महेश भट्ट के लिए शायद नहीं। पहले उन्होंने समझाया, फिर दबाव बनाया, और जब बात नहीं बनी तो सीधा हमला। अगर तुम पूजा को किस नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी और की बेटी को भी किस करने का कोई हक नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव था जो सीधे दिल पर वार करता है। और आयरनी देखिए, वही ठरकी महेश भट्ट जिसकी अपनी पर्सनालिटी को लेकर सालों से सवाल उठते रहे हैं, वही इंसान जिसकी तस्वीरें, जिसके बयान, जिसकी कंट्रोवर्सीज हम सब ने देखी हैं, सुनी हैं। एक वक्त पर उसने खुद कहा था, अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। और सिर्फ कहा ही नहीं, एक मैगजीन कवर पर अपनी बेटी के साथ लिप टू लिप किस करके वो तस्वीर पूरे देश में वायरल भी की थी। अब जरा ठहर कर सोचिए, जिस इंसान के लिए ये सब नॉर्मल हो, उसके लिए एक ऑन स्क्रीन किसिंग सीन क्या ही मायने रखता होगा? शायद कुछ भी नहीं। शायद इसीलिए उन्होंने संजय दत्त की झिझक को कमजोरी समझा, ना कि एक इंसान की मर्यादा। और कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। पूजा भट्ट, खुद उनकी बेटी भी इस सीन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। उनके लिए भी ये सिर्फ एक एक्टिंग नहीं थी, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल मोमेंट था। लेकिन उन्हें भी वही समझाया गया, पर्सनल फीलिंग्स को भूल जाओ और इसे ग्रेसफुल बनाओ। ग्रेसफुल? जब अंदर से मन तैयार ही नहीं है तो बाहर की ग्रेस सिर्फ एक नकाब बन जाती है। दो लोग जो अंदर से कंफर्टेबल नहीं हैं, उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया और कहा गया, अब किस करो। सीन शूट हुआ, कैमरा बंद हुआ और एक परफेक्ट रोमांटिक मोमेंट तैयार हो गया। दर्शकों ने देखा, सराहा और आगे बढ़ गए। लेकिन सवाल वहीं रह गया, क्या ये सच में एक्टिंग थी या किसी की भावनाओं पर थोपा गया एक फैसला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक डायरेक्टर को इतना हक होना चाहिए कि वो किसी एक्टर की पर्सनल सीमाओं को तोड़ दे सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सीन इम्पोर्टेंट है? या फिर ये वही इंडस्ट्री है जहाँ प्रोफेशनलिज्म के नाम पर कभी कभी इंसानियत को ही साइडलाइन कर दिया जाता है? संजय दत्त ने आखिरकार वो सीन किया, फिल्म हिट हो गई, लेकिन उनके अंदर क्या चला होगा ये कोई नहीं जानता। और महेश भट्ट, वो हमेशा की तरह अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता रहा, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिसे लोग समझते हैं और सवाल भी करते हैं। तो एक तरफ था सीन और दूसरी तरफ थी सीमा, एक तरफ था कैमरा और दूसरी तरफ एक इंसान की अपनी मर्यादा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम दर्शक हमेशा वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि उसके पीछे क्या छुपा था। आज भी वो सीन फिल्में हैं, लोग उससे बहुत रोमांटिक कहते हैं, लेकिन शायद वो रोमांस नहीं, कंप्रोमाइज था। अब एक सवाल आपसे, अगर आप संजय दत्त या पूजा भट्ट की जगह होते तो क्या आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को दबाकर वो सीन करते? अगर आपके सामने भी ऐसी ही सिचुएशन होती जहां दिल कुछ और कहे और प्रोफेशन कुछ और, तो आप क्या चुनते, सीमा या सीन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, हाँ या ना लिखकर। और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। Always ruin everything. Me? You're the one who started this. अगर हम आपको बताएं कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत गुरु शिष्य जोड़ी का रिश्ता पैसों, पोस्टरों और एक अनकहे अहंकार की लड़ाई में टूट गया था, और ये लड़ाई कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे लड़ी गई थी। 10 सेकंड रुकिए, क्योंकि इस कहानी में हीरो भी है, ईगो भी है और एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने एक इटर्नल ब्यूटी को एक साम्राज्य से बाहर कर दिया। बात हो रही है संजय लीला भंसाली और ऐश्वर्या राय की।
एक समय था जब भंसाली की फिल्मों का चेहरा ऐश्वर्या हुआ करती थी। उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमर्शियल सफलता दी हम दिल दे चुके सनम से। फिर आया वो शाहकार जिसने दोनों को अमर कर दिया, देवदास। भंसाली खुले मंच पर कहते थे ऐश्वर्या एक इटर्नल ब्यूटी है, और सच कहे तो उन्होंने ऐश्वर्या को जिस तरह पर्दे पर तराशा वो किसी और निर्देशक ने नहीं किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी के बीच एक साइलेंट दरार जन्म लेती है। भंसाली की पहली फिल्म खामोशी को आलोचनात्मक सराहना मिली, पर बॉक्स ऑफिस पर धमाका नहीं हुआ। फिर हम दिल दे चुके सनम ने खेल बदल दिया। देवदास ने उस खेल को विरासत बना दिया। गुरु और शिष्या दोनों एक दूसरे के लिए लकी चार्म बन चुके थे। फिर आया 2010 और फिल्म थी गुजारिश। यहाँ से कहानी ने करवट ली। इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ कास्ट हुए ऋतिक रोशन, और ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था, ये था मार्केट मैथमेटिक्स। क्योंकि इससे पहले इन दोनों की जोड़ी धमाल मचा चुकी थी धूम 2 और जोधा अकबर में, यानी केमिस्ट्री बिक रही थी। और भंसाली ने वही किया जो एक रणनीतिक फिल्ममेकर करता है, डिमांड को सप्लाई में बदला। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए ऋतिक को मिले 15 करोड़, ऐश्वर्या को सिर्फ 5 करोड़ और खुद भंसाली ने लिए 27 करोड़। अब जरा सोचिए, जिस एक्ट्रेस के साथ आपने अपना साम्राज्य बनाया उसी को कम भुगतान, और जब सवाल उठा तो जवाब आया मैंने उन्हें पहचान दी है। यही वो लाइन थी जिसने रिश्ते की नींव हिला दी। कहा गया कि ऐश्वर्या फिल्म के प्रमोशन से दूर रहीं। मीडिया में चर्चा थी कि फोकस ऋतिक पर ज्यादा है। भंसाली ने सफाई दी, वो एक्शन रिप्ले के प्रमोशन में व्यस्त हैं। लेकिन फिर पोस्टर विवाद हुआ, मुंबई में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे ऐश्वर्या सिगरेट पीते हुए, और उन्हें तंबाकू प्राधिकरण से लीगल नोटिस मिला। अब सोचिए, एक मेंटोर आपको ऊंचाई देता है, फिर वही मेंटोर आपको विवाद के बीच अकेला खड़ा कर देता है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये इमेज, ईगो और इन्फ्लुएंस की जंग थी। और तभी एक और खबर उड़ने लगी, भंसाली अब नया मेल फेस ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रणबीर कपूर को लॉन्च किया सावरिया से, फिल्म फ्लॉप, फिर गुजारिश भी फ्लॉप। इंडस्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्या भंसाली खत्म हो गए? अब कहानी यहाँ से और दिलचस्प होती है। भंसाली को वापसी चाहिए थी, और वापसी के लिए चाहिए था भरोसा, वो भरोसा जो कभी ऐश्वर्या ने दिया था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। प्रोजेक्ट था गोलियों की रासलीला रामलीला। कहानी ऐश्वर्या को पसंद आई, कॉन्सेप्ट दमदार था, लेकिन जब बात हीरो की आई, भंसाली चाहते थे कि हम दिल दे चुके सनम वाली जोड़ी दोहराई जाए, यानी सलमान खान। और यही वो मोड़ था जहां ऐश्वर्या ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट सुना, सराहा, पर ना कह दिया। यहीं से गुरु शिष्य का अध्याय बंद हो गया। भंसाली ने वही फिल्म बनाई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ, फिल्म सुपरहिट, और भंसाली को मिल गई नई न्यूज़। फिर एक के बाद एक फिल्में दीपिका के साथ, और आज उनकी नई पसंद है आलिया भट्ट, जिनके साथ उन्होंने बनाई गंगूबाई काठियावाड़ी, और अब आने वाली है लव एंड वॉर। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग था, यह एक रणनीतिक दूरी? सवाल ये नहीं है कि किसकी गलती थी, सवाल ये है कि क्या मेंटोरशिप में गिव एंड टेक का हिसाब रखना चाहिए, या कला रिश्तों से ऊपर होती है?